हाँ तो बच्चों, साइंस के क्वेश्चंस की ये सीरीज़ आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है। बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करते हुए फटाफट से देखते हैं आज की क्लास के टॉप 100 साइंस के क्वेश्चंस। और प्यारे बच्चों, एक ज़रूरी जानकारी ये भी है कि आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाती है। उसके बारे में अभी आपको जानकारी दे दी जाएगी। पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पूछ रहा है बच्चों कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। आप भी कमेंट करके जवाब अपना दर्ज करा सकते हैं। फटाफट से कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो प्यारे बच्चों, मनुष्य में मादा जनन अंग से रिलैक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का जो नियंत्रण होता है वो होता है सेरिब्रम के द्वारा। अब बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, बीच बीच में आपको मोटिवेशंस की लाइन सुनाते रहते हैं। तो बेटा, आप युवा हैं, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको नौकरी की जरूरत है, आपको ज्ञान की जरूरत है। फटाफट से अपने क्वेश्चंस को याद करते रहिए। जिनका जवाब नहीं पता है उसको आप लिख सकते हैं, या फिर हमारी एप्लीकेशन से जाकर के आप पीडीएफ भी इसकी रिसीव कर सकते हैं। उसका तरीका मैं अभी बता दूंगा आपको। पूछ रहे हैं बच्चों कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो शरीर का तापक्रम जो नियंत्रित होता है वो होता है हाइपोथैलेमस में। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। पूछ रहा है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो बच्चों, अमीबा में भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है वो होता है कूटपाद के द्वारा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है क्या कहलाती है। राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों इसका श्वासोच्छ्वास। बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। श्वसन नहीं है, कुछ बच्चों को लगता है कि श्वसन इसका जवाब होगा। श्वासोच्छ्वास होता है करेक्ट आंसर। आगे पूछ रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। तो बेटा, कोशिका ऊर्जा के उत्पादन के लिए किसका यूज करती है, ग्लूकोज का उपयोग करती है। आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है। यानी कि पौधे के अंदर जो कोशिकाएं रहती हैं उनमें ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से किस प्रक्रिया के, किस अभिक्रिया के द्वारा पहुंचती है। तो उसको बोला जाता है विसरण। जिस बच्चे को जवाब नहीं पता है इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें, बाद में रिवाइज कर लेना। पूछ रहा है बेटा, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की जो परिणति होती है उनका होता है विघटन। ए ऑप्शन बन जाएगा सही जवाब। अब आप लोगों को मैं पीडीएफ के बारे में बता देता हूं। देखिए बेटा, पहली बात तो यह है कि हर रोज सुबह 6:30 बजे से साइंस की क्लास चलती है। हर रोज सुबह 6:30 बजे से इसी चैनल पर साइंस की क्लास चलेगी। और इन क्लासेस में जितने भी क्वेश्चंस होंगे साइंस के वो हमारी एप्लीकेशन पर उपलब्ध होंगे। वो हमारी एप्लीकेशन पर उपलब्ध होंगे। एप्लीकेशन का जो लिंक है एप्लीकेशन का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न हो तो व्हाट्सअप के माध्यम से दिए गए नंबर पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप का नंबर है, व्हाट्सअप जा करके मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा थोड़ी बहुत देर में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है बेटा कि खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है। यानी कि खाद्य पदार्थ जो हैं वो पौधे में किस रूप में जाते हैं, किस रूप में पहुंचते हैं। तो वो पहुंचते हैं सुक्रोज के रूप में। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। पूछा जा रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है। तो बच्चों, मनुष्य के मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली होती है ड्यूरामीटर। एक एक क्वेश्चन चुनिंदा है, पेपर के मतलब का है। हर क्वेश्चन को रट लीजिएगा अच्छे से। रटने का मतलब ये नहीं है, रटना कोई गलत मीनिंग का शब्द नहीं है बेटा। रटने का मतलब है आत्मसात कर लेना, अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना, जिससे कि पेपर में बैठ करके किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। 14th क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है। तो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करती है
ध्यानेंद्री पाली, बी ऑप्शन बन जाएगा राइट आंसर। पूछा जा रहा है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या रहता है? तो मनुष्य के अंदर बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र रहता है सेरिब्रम, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तेजी के साथ में हाथों को चलाइए, जवाब देते रहिए। और ध्यान ही रखना है, हर रोज सुबह 6:30 बजे से साइंस की क्लास चलती है इसी चैनल पर, और हर रोज शाम को 7:30 बजे से चलती है जीके की क्लास इसी चैनल पर, और बाकी सब्जेक्ट की क्लास भी डिफरेंट टाइमिंग्स में चलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है इंसुलिन के द्वारा। डी ऑप्शन बन जाएगा आपके इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर। फटाफट से जवाब देंगे इस क्वेश्चन का कि ऑक्सीजन क्या है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, या फिर हार्मोन है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन एक तरह का क्या है, एंजाइम है। ऑक्सीजन क्या है बेटा? एंजाइम होता है, ध्यान में रखिएगा। आगे पूछ रहे हैं कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण आता है, उत्सर्जन आता है, श्वसन आता है, या फिर ये सभी आते हैं? तो ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये तीनों चीजें आती हैं, पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, और श्वसन भी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है आप लोगों से कि गोबर छत्ता जो रहता है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो बच्चों गोबर छत्ता जो रहता है वो मृत जीवी के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन बढ़ेगा इस क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक जवाब। हर कोई बच्चा साइंस पढ़ने के लिए, साइंस की प्रैक्टिस के लिए सुबह 6:30 बजे से जरूर जुड़े। सुबह 6:30 बजे से साइंस की क्लास होती है भैया, जीएस की क्लास होती है, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इसमें लेकर के आते हैं। और शाम को 7:30 बजे से, शाम को 7:30 बजे से इसी चैनल पर जीके की क्लास चलती है, उसमें भी टॉप 100 क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कराए जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस भी डिफरेंट टाइमिंग्स में चलती रहती हैं। तो हर कोई बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करके रखे, जिससे कि हर रोज की क्लास टाइम से आप लोगों को मिलती रहे। जो बच्चे इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं वो बच्चे हमारी एप्लीकेशन की मदद ले सकते हैं, और उस एप्लीकेशन का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर कोई बच्चा एप्लीकेशन को चलाने में असमर्थ है या कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो भी परेशानी है या जो नोट्स चाहते हैं आप अपने एग्जाम का नाम लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, और एक ही बार मैसेज करना है, बार बार मैसेज नहीं करना है, कॉल नहीं करनी है। हमारी टेक्निकल टीम 3 से 5 घंटे में आप लोगों को रिप्लाई कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना पाया जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है? तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो है 0.03%। ध्यान में रखना है 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, और अदर जो है वो 4% है। आगे पूछ रहा है बेटा कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधों को कहा जाता है सियोकाइटस। सी ऑप्शन बन जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, ध्यान में रखना, बाकी सब जनसंख्या का हिस्सा बन करके रह जाएंगे। पढ़ने वाला बच्चा ही सरकारी नौकरी ले पाएगा, बाकी सब ऐसे ही गलियों में घूमते फिरेंगे। ध्यान में रखना, मेहनत करिए, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हर संभव प्रयास करिए। नेक्स्ट पूछ रहा है बेटा कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है जी? फेफड़े होते हैं। फेफड़ों से ही तो सांस लेता है, नाक के द्वारा जाता है सांस, लेकिन फेफड़ों में जाता है। तो मुख्य श्वसन अंग होते हैं हमारे लंग्स, यानी कि फेफड़े। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो बच्चों टीबी और निमोनिया, यानी कि बी और सी, बी और सी यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। बी और सी, टीबी और निमोनिया जो बीमारियां हैं वो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं। आगे पूछ रहा है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था को क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन कहा जाता है। सी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली राइट। पूछ रहा है बेटा मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, यानी कि मछलियां कौन से पदार्थ का उत्सर्जन करती हैं? तो बच्चों ध्यान में रखना है, मछलियों से निकलने वाला जो पदार्थ होता है वो होता है अमोनिया। मछलियों से निकलने वाला पदार्थ कौन सा होता है? अमोनिया। पूछा जा रहा है कि पौधों में या पौधे में आवश्यकता से अधिक जो जल रहता है वह किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकलता है?
तो बच्चों पौधों में आवश्यकता से अधिक जो जल रहता है वह वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकलता है, यानी कि वाष्प बन करके, भाप बन करके बाहर निकलता है। पूछ रहा है कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है बेटा? पत्तियों को कहा जाता है। ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे भाई सभी बच्चे। हर रोज की क्लास टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। और प्यारे बच्चों क्वेश्चंस एकदम चुनिंदा हैं आप लोगों के पेपर के, मतलब कि अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो गुरु दक्षिणा जरूर दें। गुरु दक्षिणा के रूप में 2 सेकंड का टाइम निकाल करके अंगूठे का निशान दबा करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? रंध्र रहते हैं, रंध्र, छिद्र रहते हैं छोटे छोटे, उनको रंध्र कहा जाता है। तो पौधों के अंदर गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहता है बच्चों? रंध्र रहता है। फेफड़ों का आकार कैसा होता है? बताइएगा जरा, फटाफट से जवाब दीजिए। फेफड़ों का आकार कैसा रहता है? तो फेफड़ों का आकार रहता है शंक्वाकार, शंकु के आकार के रहते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। भोजन के पाचन की जो अभिक्रिया है वो उपचयन अभिक्रिया है, ध्यान में रखिएगा। पेपर में बेइज्जती मत करवा देना, मेरी भी और अपनी भी। पूछ रहा है बेटा कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द जो दिया था वो किसने दिया था? बेलिस एवं स्टार्डिंग ने। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम दिया था मेंडल ने। पृथक्करण का नियम किसने दिया था बेटा? मेंडल ने दिया था। पीडीएफ नोट्स पाने के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारी एप्लीकेशन का, उसको डाउनलोड करिए, वहां पर भी आपको सारे नोट्स उपलब्ध कराए जा चुके हैं। और हर रोज सुबह 6:30 बजे से, हर रोज सुबह 6:30 बजे से जीएस की यानी कि साइंस की क्लास के 100 क्वेश्चंस होते हैं, और शाम को 7:30 बजे से, शाम को 7:30 बजे से जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस कराए जाते हैं। हर बच्चा दोनों सेशन को जरूर अटेंड करे, पेपर में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पूछ रहा है बेटा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। आगे पूछ रहा है जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, मतलब शब्द दिया है बाद में, लेकिन जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का खोजकर्ता कौन है? राइट आंसर बन जाएगा जी इसमें अरस्तु। सी ऑप्शन बनेगा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे पूछ रहा है बेटा वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है थियोप्रेस्टस को। ए ऑप्शन बन जाएगा हमारे क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक जवाब। तेजी के साथ में जवाब देते रहें, हर क्वेश्चन को सीखते रहें। जिन क्वेश्चंस का जवाब आपको पता है उनसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिनका जवाब नहीं पता है उनसे आपको सीखने को मिलेगा। दोनों ही स्थिति में फायदा आप लोगों का ही होने वाला है। जुड़े रहें सेशन के साथ में, हर रोज की क्लास में जरूर जुड़ें। जिन क्वेश्चंस का जवाब नहीं पता है उनका जवाब जानने के लिए, रिवीजन करने के लिए स्क्रीनशॉट लेकर के रखें, बाद में रिवाइज करें, या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से पीडीएफ अपना रिसीव कर लें। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। पूछ रहा है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवाल का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? शैवाल का अध्ययन किया जाएगा। आगे पूछ रहा है बेटा कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी, यानी कि एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल स्टडीज किसके अंतर्गत होती है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत होती है। डी ऑप्शन बढ़ जाएगा एकदम सही और सटीक जवाब। सारे क्वेश्चन पेपर के मतलब के हैं, एक एक चुनिंदा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से आत्मसात कर लेना, जिससे कि पेपर में आप लोगों को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। आगे पूछ रहा है बेटा कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है?
तो डेंड्रोलॉजी का संबंध होता है जी झाड़ियों के अध्ययन से। झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी कहते हैं। झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। पूछा जा रहा है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों यानी कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। पूछ रहा है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बेटा स्पर्मोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो बीजों का अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन बन जाएगा हमारा राइट आंसर। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रेस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। या फिर घासों का अध्ययन किस में किया जाता है? एग्रेस्टोलॉजी में। कैसे भी पूछ सकता है एग्जाम में। पूछ रहा है पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है। या फिर उल्टा करके पूछ लेता है कि भूमि का अध्ययन किस में किया जाता है? पीडोलॉजी में किया जाता है। बेटा एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि जो पढ़ाई रहती है ना, पढ़ाई बोरिंग रहती है। पढ़ाई बोरिंग रहती है। और YouTube के माध्यम से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो YouTube पर तमाम चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं। मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं YouTube पर। उनके सामने पढ़ाई जो है बोरिंग लगती है, तो बच्चा बहुत लंबे टाइम तक किसी भी वीडियो पर नहीं टिक पाता है, क्वेश्चंस को याद नहीं कर पाता है, उसका मन भटकता है इधर उधर चेंज करने के लिए। तो जो बच्चा लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में अपनी पढ़ाई को करता रहेगा, सारे क्वेश्चंस को सीखता रहेगा, उस बच्चे को पेपर में बैठ करके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो बच्चा मनोरंजन के चक्कर में एक कदम यहाँ, एक कदम यहाँ, तीसरा कदम यहाँ, चौथा कदम यहाँ, ऐसे भटकता रहेगा ना, उस बच्चे को कभी सफलता नहीं मिलनी है। तो आपको खुद को ध्यान रखना है कि आप कौन सी कैटेगरी के बच्चे हैं या कौन सी कैटेगरी में आपको शामिल होना है भविष्य में, अगर आप ये गलती अब तक कर भी रहे हैं तो। नेक्स्ट पूछ रहा है बेटा कि पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को नामकरण नहीं जी, नामकरण नहीं कहा जाता, वर्गीकी कहा जाता है। वर्गीकरण भी नहीं कहा जाता, ठीक है। वर्गीकी होगा राइट आंसर, ध्यान में रखना है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो बेटा वर्गीकी का पितामह कहा जाता है लीनियस को। लीनियस इज कॉल्ड फादर ऑफ वर्गीकी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पूछ रहा है बच्चों सूक्ष्म जीव कहाँ पर मिलते हैं? रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में, या इन सभी में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका इन सभी में, क्योंकि सूक्ष्म जीव तो लगभग हर जगह ही मौजूद रहते हैं। क्वेश्चन 48, विषाणु किस जगह में वृद्धि करता है? जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में, या फिर पानी में? तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा इसका जीवित कोशिका में। करेक्ट आंसर होगा जीवित कोशिका में वृद्धि करता है विषाणु यानी कि वायरस। आगे पूछ रहा है कि साबूदाना किस से बनाया जाता है? साबूदाना बनाया जाता है साइकस से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से बनाया जाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी बेटा? TMV वायरस की खोज हुई थी। सबसे पहले TMV वायरस की खोज हुई थी। और TMV की फुल फॉर्म क्या है? टोबैको मोजैक वायरस। टोबैको मोजैक वायरस यानी कि सी ऑप्शन बढ़ जाएगा करेक्ट आंसर। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। आगे पूछ रहा है बेटा जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन पौधों पर बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते उनको कहा जाता है अनावृत बीजी। डी ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट आंसर। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो बच्चों जीवाणुओं की जो साधारण आकृति होती है वो होती है छड़ रूपी। सी ऑप्शन बनेगा सही जवाब। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आकार में सबसे छोटे जीवाणुओं को कहा जाता है गोलाणु। आकार में सबसे छोटे जीवाणुओं को क्या कहा जाता है? गोलाणु कहा जाता है।
बेटा जी एक बार फिर से बता देता हूँ, हर रोज सुबह 6:30 बजे से, सुबह 6:30 बजे से साइंस के यानी कि जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन से डिस्कस कराए जाते हैं। और शाम को 7:30 बजे से, शाम को 7:30 बजे से जीके के टॉप 100 क्वेश्चन से डिस्कस कराए जाते हैं। यानी कि हर रोज जीके जीएस के 200 क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्कस कराए जाते हैं। और सभी बच्चों के लिए इन क्वेश्चंस की पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध हैं। और पीडीएफ नोट्स पाने के लिए आप लोग हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, और मैसेज एक ही बार कर देना है, एक ही बार करना है, मैसेज करके छोड़ देना, 3 से 5 घंटे में आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो इनमें से तपेदिक रोग जो है वो बैक्टीरिया से होता है, पीलिया चेचक बैक्टीरिया से नहीं होते। पूछ रहा है बेटा कि मानव की आंत में यानी कि इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है। तो मानव की आंत में पाया जाने वाला जो जीवाणु रहता है वो होता है एसरेसिया कोलाई। ए ऑप्शन बढ़ जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने अभी तक गुरु दक्षिणा नहीं दी है वो सभी बच्चे 2 सेकंड का टाइम निकालकर अंगूठे का निशान दबाकर वीडियो को लाइक करके गुरु दक्षिणा जरूर दें। और हर रोज की क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं। जीवाणुओं में पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स किस में पाए जाते हैं, जीवाणुओं में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है। इसमें चारों ऑप्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। पहला है माइकोप्लाज्मा, दूसरा है यीस्ट, तीसरा है विषाणु, चौथा है जीवाणु। सबसे छोटे साइज का, सबसे छोटी आकृति का जीव कौन सा रहता है, माइकोप्लाज्मा रहता है प्यारे बच्चों। आगे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो हैजा जो है वो जीवाणु के कारण फैलता है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो इसके बारे में आपको जानकारी है कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया दूध को खट्टा करता है। और दूध से दही जो जमती है वो लैक्टोबैसिलस के कारण बनती है। बैसिलस मतलब बैक्टीरिया। आगे पूछ रहा है बेटा एबोला क्या है। कवक है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है या वायरस है। तो एबोला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एबोला है वायरस। डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। पूछ रहा है कि सर्वप्रथम विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम विषाणु यानी कि वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने। ए ऑप्शन है हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया, एडवर्ड जेनर ने। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया, एडवर्ड जेनर ने। पूछा जा रहा है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या रहता है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, दूध के दही में जमने का कारण रहता है लैक्टोबैसिलस। निम्न में से कौन सा स्वयपोषी होता है। तो शैवाल, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ में से शैवाल जो रहता है वह स्वयपोषी होता है। आगे पूछ रहा है टिक्का रोग किस में होता है। टिक्का रोग किस में होता है प्यारे बच्चों, मूंगफली में होता है। टिक्का रोग किस में होता है, मूंगफली में होता है। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ पाने के लिए आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। एक बार मैसेज करना है, बार बार मैसेज नहीं करना है। अपने एग्जाम का नाम लिख करके भेज दीजिएगा और 3 से 5 घंटे में हमारी टेक्निकल टीम आपको रिप्लाई कर देती है। या फिर सभी नोट्स, अब तक के सभी नोट्स और भविष्य में भी जो क्लासेस पढ़ाई जाएंगी उनके भी सभी नोट्स इकट्ठा पाने के लिए हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से आप पा सकते हैं। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, उसके कारण कौन सा रोग होता है। कैंसर होता है, क्षय रोग होता है या फिर आत्सक रोग होता है, या इनमें से कोई नहीं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एड्स होता है। HIV के कारण एड्स होता है यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम।
तो बेटा एड्स को ही हिंदी में कहा जाता है आतसक रोग। सी ऑप्शन बन जाएगा हमारे क्वेश्चन का एब्सोल्युटली राइट आंसर, ध्यान में रखना है। पूछ रहे बच्चों कि कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो इन चारों में से जो चेचक रोग है वो विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, ध्यान में रखना है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। ऐसे ही दमदार क्वेश्चंस की हर रोज प्रैक्टिस के लिए सुबह 6:30 बजे से जरूर जुड़ें और शाम को 7:30 बजे से जीके के लिए जुड़ें। सुबह 6:30 बजे से जीएस की क्लास होगी और शाम को 7:30 बजे से जीके की क्लास होगी। 100 क्वेश्चंस यहाँ पढ़ाए जाएंगे आपको और 100 क्वेश्चंस यहाँ पढ़ाए जाएंगे, यानी कि टोटली हर रोज 200 क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है बेटा हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया होता है जी विषाणु से, कुत्ते के काट जाने पर होता है। ये हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काट जाने पर और विषाणु से होता है यानी कि वायरस से होता है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो विषाणु में एंजाइम्स नहीं होते हैं, जीवाणु शैवाल और लाइकेन में एंजाइम्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों विषाणु में एंजाइम्स नहीं पाए जाते। आगे पूछ रहा है कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के कारण घात रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने कि कुत्ते के काट जाने से जो विषाणु फैलता है उससे कौन सा रोग होता है। उससे रोग होता है बेटा हाइड्रोफोबिया। क्या होता है। हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, फोबिया का मतलब रहता है डर। इस बीमारी में पानी से डर लगता है, पानी को छूता नहीं है इंसान, पानी को देखने से भी डरता है। आगे पूछ रहा है कि सॉर्स क्या है। सॉर्स क्या है। एक विषाणु जनित रोग है। सॉर्स क्या है प्यारे बच्चों, विषाणु जनित रोग है। सारे ही चुनिंदा क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में आज तक पूछे गए हैं और भविष्य में भी आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। पूछ रहा है बेटा कि खसरा निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा जो होता है वो वायरस यानी कि विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। पूछ रहा है बेटा आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व क्या है, यानी कि आलू के अंदर मोजैक रोग किसके कारण होता है। करेक्ट आंसर बनेगा विषाणु के कारण यानी कि वायरस के कारण। पूछ रहा है कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। तो बेटा जंतुओं में जो फुट एंड माउथ रोग होता है वो किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है यानी कि वायरस के कारण। ध्यान में रखना है, एक से एक क्वेश्चन पेपर के मतलब का है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति, पौधों की नहीं, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। कैल्प किससे प्राप्त होता है, बताएं कैल्प किससे प्राप्त होता है। तो सही जवाब हो जाएगा समुद्री शैवालों से। कैल्प किससे प्राप्त होता है बेटा, समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। हर रोज सुबह 6:30 बजे से साइंस के ऐसे ही दमदार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए और शाम को 7:30 बजे से जीके के दमदार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चलती है। सभी बच्चे दोनों ही सेशंस में जरूर जुड़ें और हर रोज की क्लास टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दें। पूछा जा रहा है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है बच्चों, शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। अगर अगर किससे प्राप्त होता है, अगर अगर किससे प्राप्त होता है, शैवाल से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं बेटा, कवकों के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, माइकोलॉजी बोला जाता है। कवकों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, माइकोलॉजी बोला जाता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कवकों की पूछ रहा है, ना शैवाल की पूछा है ना पौधों की पूछा है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो राइट आंसर बन जाएगा काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की। एक एक चुनिंदा क्वेश्चन है भाई, पेपर के मतलब के क्वेश्चन है सभी।
सभी बच्चे पीडीएफ जरूर ले लेना एप्लीकेशन से इनकी। अच्छा रिवीजन करके पेपर में बैठोगे तो नंबर नहीं कटेंगे। सभी कवक सदैव कैसे होते हैं? विविध पोषी होते हैं जी। सभी कवक कैसे होते हैं? विविध पोषी होते हैं। सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। पूछ रहा है बेटा वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो बेटा वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोलस कहलाते हैं। बी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिलस कहलाते हैं। पूछ रहा है बेटा निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? तो टेरिडोफाइटस में होता है, बायोफाइटस में होता है, शैवाल में भी होता है। कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ए ऑप्शन इज करेक्ट। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? सेक्सिकोलस कहा जाता है। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। पूछा जा रहा है कि जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? एंडोकॉर्पन को। एंडोकॉर्पन लाइकेन को सब्जी के रूप में जापान के अंदर खाया जाता है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो बच्चों मिर्गी की जो औषधि रहती है वो परमेलिया नामक लाइकेन से प्राप्त की जाती है। आगे पूछ रहा है कि बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई, यानी कि बीज बनना किस में उत्पन्न हुआ सबसे पहले? राइट आंसर बन जाएगा टेरिडोफाइटस। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइटस में उत्पन्न हुई। एजोला क्या है? तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं, एजोला जो है वो जलीय फर्न है। एजोला क्या है बच्चों? जलीय फर्न। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बेटा यूरिया नहीं है, यूरिया तो केमिकल है, ठीक है ना, रासायनिक उर्वरक है। जैव उर्वरक पूछा है, जल्दबाजी में जवाब गलत नहीं देकर के आना है। तो जैव उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है एजोला को। जैव उर्वरक के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है? एजोला को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे कि सबसे अधिक क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? तो बेटा सबसे अधिक क्रोमोसोम इनमें से पूछ रहा है, इन चार में से किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो पेनिसिलिन का आविष्कार जैसा कि आप लोग जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका वर्णन किया जाता है? शैवालों के संवर्धन का। ध्यान रखना सिल्वीकल्चर में शैवालों के संवर्धन का जो अध्ययन है किया जाता है। 97 पूछ रहा है प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? यानी कि कोशिका के अंदर की जो प्रोटीन है वह किसके द्वारा संश्लेषित होती है? राइट आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा। पूछ रहा है बेटा कि निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? यानी कि चार ऑप्शंस में से कौन सा वह रोग है जो बैक्टीरिया से फैलता है? राइट आंसर बन जाएगा जी इसका तपेदिक। बाकी सब जो है वो वायरस से यानी कि विषाणु से फैलते हैं। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है इनमें से तपेदिक। क्वेश्चन 99 पूछ रहा है कि निम्न में से किसे बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो प्यारे बच्चों यीस्ट को बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। ध्यान में रखना यीस्ट को कैसे तैयार किया जाता है? बंडिंग के माध्यम से। या बंडिंग के माध्यम से किससे तैयार किया जाता है? यीस्ट को। आज के सेशन का आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? यानी कि जब कोई बीज अंकुरित होता है तो उसका जो अंकुर निकलता है, मूल अंकुर, वहां से सबसे पहले जो जड़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है बेटा मूसला जड़। क्या कहा जाता है उसे? मूसला जड़ कहा जाता है। 100 क्वेश्चन आज के सेशन के पूरे होते हैं। अब आप लोग इनकी पीडीएफ कैसे पा सकते हैं वो बता देता हूं। उससे पहले छोटी सी जानकारी एक और, बेटा जी सुबह के 6:30 बजे से, ध्यान में रखना आप लोगों के एग्जाम के लिए सुबह के 6:30 बजे से क्लास चलती है जीएस की यानी कि साइंस की।
और शाम को 7:30 बजे से, शाम को 7:30 बजे से चलती है जीके की क्लास। 100 क्वेश्चन साइंस के कराए जाते हैं सुबह, 100 क्वेश्चन जीके कराए जाते हैं शाम को। हर बच्चा दोनों ही सेशन से में जरूर जुड़े। हर क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करके रखना। इससे आगे जिन बच्चों ने अभी तक गुरु दक्षिणा नहीं दी है वो बच्चे गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठे का निशान दबा करके वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें। और बेटा जो बच्चे इन क्वेश्चंस की पीडीएफ पाना चाहते हैं, इन क्वेश्चंस के पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं, तो अब तक जितनी भी क्लासेस हम लोगों ने पढ़ा दी और भविष्य में भी जो पढ़ाई जानी है उन सभी के पीडीएफ नोट्स हमारी एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। हमारी एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोगों को कोई तकलीफ रहती है एप्लीकेशन से तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने एग्ज़ाम का नाम लिख करके भेज दें। ठीक है, व्हाट्सएप पर अपने एग्ज़ाम का नाम लिख करके भेज दें। एक बार मैसेज करें, बार बार मैसेज ना करें, एक बार मैसेज करके छोड़ दें, अपनी बारी का इंतजार करें। 3 से 5 घंटे में आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर मिलेगा हमारी टेक्निकल टीम की तरफ से। तो बच्चों मिलेंगे कल सुबह 6:30 बजे साइंस के नए क्वेश्चंस के साथ में और शाम को 7:30 बजे जीके के नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक आप लोग खाते रहो, खिलखिलाते रहो, पढ़ते रहो और यूं ही आगे बढ़ते रहो। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने कुछ साथियों तक जरूर शेयर करें जिससे कि बाकी बच्चों को भी इन क्वेश्चंस का लाभ मिल सके। चलिए बच्चों, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।